वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो से हाई स्कूल में 2 नंबर और इंटर में ही लगभग 2 नंबर ज़रूर आपका निश्चित हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि ये नंबर आपको मिल सके। बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न धातुओं और अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्पेशली जिसको हम कहते हैं कि अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की ये डिफिनीशन हुई। बार बार पूछा जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, तो आप निश्चित रूप से ये डिफिनीशन लिखेंगे कि विभिन्न धातुओं और अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी मेनली अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसके बाद बात करें, ये जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इस श्रेणी को हमने हाई स्कूल और इंटर दोनों के परिप्रेक्ष्य में दिया है, इसलिए आप ज़रूर इसको ध्यान से देखें। तो इसको अगर हम बात करें तो ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टिन और सीसा, इसके अलावा हाइड्रोजन, कापर, मरकरी या जिसको हम क्या कहते हैं पारा, सिल्वर, चांदी और एयू यानी सोना, पीटी, इतने हैं। इनको इसमें बहुत सारे अन्य भी तत्व होते हैं, लेकिन मुख्यतः इन तत्वों का उपयोग ज़्यादा होता है। तो इसको याद करने की बहुत आसान ट्रिक है, आपको ये निश्चित रूप से याद हो जाएगा। तो इसको याद करने के लिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है, आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यों ठहरी आएगा और पिटेगा। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यों ठहरी आएगा और पिटेगा। तो के से केदार, एन से नाथ, सी ए से का, एम जी से माली, ए एल से आलू, जिंक से जरा, एफ ई से फीके और एस एन से सड़े, पी बी से पकाता, एच से है, सी यू का क्यूट, एच जी का हरी, ए जी का आएगा, ए यू और पीटी पिटेगा। तो इतना आपको याद रखना है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यों ठहरी आएगा और पिटेगा। आपको ये याद हो जाएगा निश्चित रूप से। तो ये याद हो जाए तो इसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है कि ये ध्यान रखना है कि इस श्रेणी में अगर हम बात कहें तो इस श्रेणी में जो ऊपर की तरफ लिखे गए अर्थात ये पोटेशियम की बात करें, इधर पोटेशियम से लेकर के प्लेटिनम तक की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे देख रहे हो कि ये माइनस से शुरू है, यहाँ -2.93, ये है मानक अपचयन विभव। ये क्या है? मानक अपचयन विभव। तो मानक अपचयन विभव जो है ये अगर कम रहता है तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मानक अपचयन विभव जिसका कम रहता है वो उतना ही प्रबल अपचायक होता है, और जितना ये अधिक होता है उतना ही वो प्रबल आक्सीकारक होता है। ये ध्यान से बात हमें याद रखनी है। यानी अगर कहें तो इसमें अगर हम ये बात करें तो पोटेशियम का जो मानक अपचयन विभव है वो इसमें -2.93 है, अर्थात पोटेशियम जो है वो प्रबल अपचायक के रूप में काम करेगा। तो ये ध्यान रखिए। इस तरीके से अगर हम बात करें Au की, तो Au क्या करेगा? प्रबल आक्सीकारक का काम करता है। फिर हम इसके मुख्य पॉइंट बताते हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ये ध्यान रखिएगा आप कि मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में ये बनाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण की।
तो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण की बात करें तो पहला लक्षण है श्रेणी में ऊपर से नीचे। देखिए श्रेणी में अगर हम बात करें कि श्रेणी में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो अपचयन विभव क्या होता है, घटता है। अगर इसमें हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो अपचयन विभव क्या होता है, बढ़ता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि श्रेणी में अगर हम नीचे से ऊपर चलते हैं, अगर नीचे से ऊपर चलते हैं तो अपचयन क्षमता बढ़ती है, अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो अपचयन क्षमता घटती है। ये बात आपको ध्यान से याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले तो नंबर 2, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है कि जो Mg है ये HCl यानी Mg एक धातु है और HCl क्या है, एक अम्ल है। ये क्रिया करके क्या बनाता है, MgCl2 जो एक लवण है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्योंकि Mg जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रही है। तो ये आपको याद रखना है। यानी Mg क्रिया करती है HCl यानी अम्ल से, बनाती है MgCl2 प्लस H2। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम तो हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व जल या जल वाष्प के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हमने यहाँ आपको एक एग्जांपल दिया है कि CaH2O से क्रिया करके, Ca जो है H2O से क्रिया करके क्या बनाता है, CaO और H2। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये धातु है, जल या जल वाष्प से क्रिया करके एक क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। और इस ऑक्साइड कोई भी वो बना सकता है, जो धातु होगी उसका ऑक्साइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चौथा पॉइंट है, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वो उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। तो ये ध्यान रखना है कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होगा, जैसे हमने आपको बताया था कि सोना है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये सभी क्या हैं, प्रबल आक्सीकारक है। अगर हम दुर्बल आक्सीकारक की बात करें तो जो सीरीज में ऊपर है वो सब दुर्बल आक्सीकारक का काम करते हैं। जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सभी क्या हैं, दुर्बल आक्सीकारक का काम करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से इंटर में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बनता है। अगली बात करें तो हम 5वें गुणधर्म की बात करते हैं, लक्षण की बात करते हैं। तो जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वो उतना ही प्रबल अपचायक होता है। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर अपचयन विभव माइनस में होता है, अर्थात जितना कम होता है वो उतना ही प्रबल अपचायक होता है। जैसे लिथियम है, सोडियम है, इसके अलावा पोटेशियम है, ये सभी क्या हैं, प्रबल अपचायक हैं। और अगर हम बात करें तो दुर्बल अपचायक की तो Au है, पेटी है, Ag है, ये सभी क्या हैं, दुर्बल अपचायक हैं। यानी कहने का मतलब कि इस तरीके से अगर हम देखें तो ये कुछ नीचे वाले बहुत कम क्या हैं, अपचायक का काम करते हैं और ऊपर वाले क्या हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद की बात करें हम तो छठा गुण है और आखिरी गुण है कि श्रेणी का उपयोग, अगर हम इसको देखें तो मेन बात करते हैं कि श्रेणी का जो ऊपर वाला तत्व है वो नीचे वाले तत्व के विलयन के रूप में विस्थापित कर देता है। इसका थोड़ा सा हम फिर से मतलब आपको समझाते हैं कि श्रेणी का जो ऊपर वाला तत्व है
वो नीचे वाले तत्व के जो उसका विलयन है उससे वो विस्थापित कर देता है। जैसे इसमें एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, हम आपको ये बता दें, पूछा जाता है कि CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में Fe की क्षण डाली जाती है तो क्या होता है, तो होता क्या है कि ये क्षण इसके डालने के बाद, क्योंकि Fe क्या है, बहुत कॉपर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा क्या है, क्रियाशील है, तो ये क्या करता है, इस विलयन में से Cu को विस्थापित कर देता है और बना क्या लेता है, FeSO4। तो ये FeSO4 बना लेता है और Cu को विस्थापित कर देता है। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये CuSO4 जो था वो बन जाता है FeSO4 और उसके अलावा Cu को क्या करता है, मुक्त कर देता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेन बात यह है कि ये CuSO4 में Fe को Fe ज़्यादा सक्रिय है इसलिए इसको हटा देता है और स्वयं इससे क्रिया करके FeSO4 बना लेता है और Cu बना लेता है। तो ये था इसका आखिरी लक्षण। उसके बाद इसके उपयोग की बात करते हैं। तो इसका उपयोग दो जगह किया जाता है। नंबर एक, इसका उपयोग किसी सेल का विद्युत वाहक बल निर्धारित करने में किया जाता है और अगर हम बात करें तो दूसरा जो इसका उपयोग होता है वो धातुओं की क्रियाशीलता बताने में किया जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें अवश्य।